द्वादशी वाणिज्य, विषय व्यावसायिक अध्ययन। अभी हमारा अध्याय जो चल रहा है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। पिछले वीडियो में हमने प्रबंध कला है या विज्ञान, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध एक पैसे के रूप में, यानी कि प्रबंध को पैसा माना जाए या नहीं माना जाए, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। अब प्रबंध को एक पैसे के रूप में, प्रोफेशन माना जाए या नहीं माना जाए, क्योंकि सभी प्रकार के जो संगठन, उसमें जो प्रक्रियाएं होती है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, इन सभी प्रक्रियाओं में प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यह भी आप लोगों ने भी ये देखा होगा, समझा होगा कि संगठनों को उनका प्रबंध करने के लिए जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनको विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है और उनके साथ में अनुभव में। आपने अखबार के अंतर्गत, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जब विज्ञापन आता है तो आपने देखा होगा कि कार्य करते हुए 4 साल का अनुभव चाहिए, 5 साल का अनुभव होना चाहिए, ये उसके अंतर्गत योग्यता होनी चाहिए, यानी कि विशिष्ट योग्यता का होना आवश्यक है। साथ में उसे काम करने का अनुभव भी होना आवश्यक है। हमने ये भी देखा इसके लिए एक और तो व्यवसाय के स्वरूप में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और दूसरी ओर व्यवसाय के प्रबंध पर अधिक जोर दिया जा रहा है। यानी प्रबंध जितना अच्छा होगा तो उतना ही व्यवसाय क्या होगा, प्रॉफिट के अंतर्गत जाएगा। मैनेजमेंट कैसा है उस व्यवसाय का, जिस व्यवसाय का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा तो वह हमेशा ही क्या होगा, प्रॉफिट में जाएगा। तो उस प्रबंधन के बारे में अधिक मात्रा में जोर दिया जाता है। तो इसका अर्थ अपन क्या माने कि प्रबंध एक क्या पैसा है, प्रोफेशन है, यानी कि जो उसमें प्लानिंग की जाती है वो प्लानिंग बिल्कुल व्यवस्थित और सटीक होनी चाहिए। वांछित परिणाम जो है, इच्छित परिणाम वांछित परिणाम के पास में होने चाहिए। जो आपने तय किया है और जो इच्छा की है उसके करीब जो हमें प्राप्त हो रहा है वो उसके करीब होना चाहिए। तो ये करीब कब होगा, जब उसका प्रबंधन कैसा होगा, अच्छा होगा, उत्तम कोटि का होगा। तो इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि प्रबंधन एक पैसा है। तो अब ये प्रबंधन एक पैसा है या नहीं है, इसका उत्तर जानने के लिए हमें सर्वप्रथम पैसे का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का हमें क्या करना पड़ेगा, तुलनात्मक अध्ययन करना, तुलना करनी पड़ेगी कि इसे अपन पैसा माने या नहीं माने। तो सर्वप्रथम अपन पैसे का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि ये पैसा आखिर में होता क्या है। तो उस आर्थिक क्रिया से जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाए। विशेष ज्ञान, अभी अपन ने जो टॉपिक पढ़ रहे थे उससे जस्ट पहले जो टॉपिक पढ़ा था अपन ने कि प्रबंध विज्ञान है या कला। तो विज्ञान के अंतर्गत क्रमबद्ध जो सैद्धांतिक अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस विशेष ज्ञान को अपने अनुभव के आधार पर उसे अपन किस प्रकार से अपनी संस्था के अंतर्गत जो कला दिखाते हैं, है ना, कुशलता के साथ में प्रभावपूर्ण तरीके से जो लागू करते हैं और जो सेवा की जाती है विभिन्न वर्गों की। विभिन्न वर्ग कौन कौन से हो गए, सबसे पहले तो व्यापार का कौन हो गया, मालिक हो गया, ऑनर हो गया, ग्राहक हो गए, लेनदार हो गया, सरकार हो गई। इन सब की सेवा, यानी इन सब की उस व्यवसाय से अपेक्षा होती है। व्यापारी चाहता है, उसका मालिक चाहता है मुझे अधिक से अधिक लाभ हो, ग्राहक चाहता है कि मुझे कम मूल्य पर अच्छी वस्तु मिले, जो वहाँ पर कार्यरत कर्मचारी है वह चाहते हैं हमें बोनस मिले, वेतन हमें समय पर मिले, सरकार चाहती है कि हमें टैक्स समय पर मिले। इन सब की इस प्रकार का मैनेज करना कि इन सब की सेवाएं हो सके और उनकी इच्छाओं की क्या हो सके, पूर्ति की जा सके। तो ये किसके द्वारा संभव होगा, पैसे के द्वारा ही संभव होगा। अब इसके साथ में हम एक दो ऑथर की परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले शब्दकोश के अनुसार पैसा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। अर्थात क्या हुआ, पैसा व्यवसाय है। आज एमबीए कर रहे हैं अपन, तो ये क्या है, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत अपन को ये क्या मिलेगा, विशिष्ट ज्ञान मिलेगा।
विशेष प्रकार का, जिसके अंतर्गत हमें यह सिखाया जाएगा कि हमें किसी भी संस्था के अंतर्गत, किसी भी संगठन के अंतर्गत किस प्रकार से मैनेज करना है, मैनेजमेंट करना है। और दूसरे व्यक्तियों को समय समय पर आपको क्या डायरेक्शन देना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा और उसका मार्गदर्शन वो कार्य कर कर बताना होगा कि उस कार्य को किस प्रकार करना, उसका परामर्श करना और समय समय पर निर्देशन देना। और उसके साथ हम एक चीज और जोड़ सकते हैं, नियंत्रण भी करना होता है। उसी प्रकार से दूसरी ऑथर की परिभाषा हॉज एंड जॉनसन के अनुसार, हॉज एंड जॉनसन के अनुसार पैसा वह व्यवसाय है जिसके लिए कुछ विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। कुछ ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान कैसा होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, उस संदर्भ में होना चाहिए जिसका अपन मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में हमारे पास में ज्ञान होना चाहिए और उसी के संदर्भ में हमारे पास में अनुभव होना चाहिए, जिसे समरूपता उच्च डिग्री द्वारा समाज के एक संबंधित वर्ग की सेवा के लिए प्रयोग किया जा। संबंधित वर्ग का मतलब ही क्या हो गया, अपना सरकार हो गया। कौन हो गया, सरकार, ग्राहक, व्यवसाय का मालिक, लेनदार, ऋणदाता जो व्यवसाय में ऋण देते हैं, बैंक, ये सब सरकार है, ग्राहक है, व्यवसाय का मालिक है, लेनदार है, ऋणदाता है, बैंक है। ये संबंधित जो वर्ग होते हैं, ये समाज से जुड़े हुए हैं, साथ साथ में आपके व्यवसाय से भी चल रहे हैं। इनके बिना व्यवसाय चलना संभव नहीं होता। तो इन वर्ग की भी आपको क्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी होगी। तो कब कर पाओगे, जब आपके पास में क्या है, विशिष्ट ज्ञान। इन लोगों को, सरकार को, ग्राहक को, व्यवसाय के मालिक को, लेनदार को, ऋणदाता को और बैंक मैनेज करना आपको आना चाहिए, यानी मैनेजमेंट, इनका प्रबंध करना आपको आना चाहिए। तो इनकी सेवा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। उसके बाद में अब इनको अपन अलग अलग रूप से वापस समझने का प्रयास करते हैं कि पैसे की जो विशेषताएं होती है। तो पैसे की कौन कौन सी विशेषता हुई, भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह, अवरोधित प्रवेश, पेशागत परिषद, नैतिक आचार संहिता और सेवा गुण। ये 5 जो है इसकी विशेषता है। अभी अपन ने जो परिभाषाएं समझी उनके आधार पर अपन पैसे की हमें परिभाषाएं, विशेषताएं अपन मिलती है। भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, अवरोधित प्रवेश, पेशागत परिषद, नैतिक आचार संहिता और सेवा का उद्देश्य। इन 5 विशेषताओं को अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ये पैसा है या नहीं है। इन विशेषताओं के आधार पर अपन तय करेंगे कि प्रबंध को अपन पैसा माने या नहीं माने। तो इनका तुलनात्मक रूप से अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला है अपना भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह। तो पैसे की पहली विशेषता कि एक पेशेवर जो व्यक्ति होता है उसके पास में क्या होना चाहिए, विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, उस संदर्भ में ज्ञान होना चाहिए। जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसके संबंधित आपके पास में ज्ञान होना चाहिए। संगठन के संबंध में नियुक्तिकरण, निर्देश और नियत, ये जो किसी भी संस्था के अंतर्गत ये तत्व होते हैं उनके बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। प्रबंध के भी प्रयोगों पर आधारित सिद्धांत है। अब जो सिद्धांत है वो प्रयोगों के आधार पर, अवलोकन के आधार पर अपन ने क्या किया, सिद्धांत बनाए। हेनरी फेवल द्वारा 14 सिद्धांत और एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित 5 जो सिद्धांत है वो सिद्धांत अवलोकन के माध्यम से बार बार उसमें गलतियां हुई और उसमें सुधार करते गए, गलतियां हुई और सुधार कर, आज अंत में जाकर अपन को एक जो परफेक्ट चीज मिली वो अपन को सिद्धांत के रूप में अपन ने क्या किया, उसको लागू किया। तो प्रयोग किए, प्रयोगों पर आधारित सिद्धांत एवं नियम जो व्यवहारिकता लाने के लिए, जिन्हें व्यवहारिकता में लाने के लिए वो नियम भी, सिद्धांत एवं नियम जिन्हें व्यवहारिकता में लाने के लिए आपको क्या होगी, चातुर्य की आवश्यकता। हर चीज जगह लागू नहीं कर सकते। जैसे कि हरियाणा की कोई विशेषता है तो अपन राजस्थान में लागू नहीं कर सकते और राजस्थान की पंजाब में नहीं कर सकते। जैसे कि सिंपल, एक व्यक्ति बहुत अच्छा मैनेज संभालता है किंतु क्या वह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर में सापे बेच सकता है क्या? सापे सिर ढकने के लिए काम आते हैं, बेच सकते। और राजस्थान के अपने जोधपुर शहर के अंतर्गत विजेश में जाकर जहां पर राजपूत समाज के लोग ज्यादा रहते हैं वहां पगड़ी बेच सकता है क्या? दोनों काम से सिर ढकने के लिए आ रहे हैं, किंतु पगड़ी बेचना और सापा बेचना, इन दोनों के लिए उन्हें विशेष चातुर्य की क्या होगी, आवश्यकता होगी, तब वह उसे बेच पाएगा। इस विशेषता के आधार पर
जिसके अंदर विशेष चातुर्य की आवश्यकता होती है, किसमें पेशेवर व्यक्ति के अंतर्गत। तो इस विशेषता के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रबंध को पेशा मान सकते हैं। किसी को क्या करेंगे, अपन पेशा मान लेंगे। दूसरा, अवरोधित प्रवेश, यानी कि उस प्रवेश के अंतर्गत अवरोध पैदा हो जाता है ना। तो क्या शर्त लगाई जाती है, पेशे में प्रवेश के रूप में एक शैक्षणिक उपाधि होने की शर्त लगाई जाती है कि भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, MBA क्या होना चाहिए। तो आप सोचो, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले क्या बड़े बड़े बिजनेस नहीं चलते थे? क्या जमशेदजी टाटा MBA किए हुए थे? नहीं किए हुए, किंतु फिर भी उन्होंने व्यवसाय कितना शानदार रूप से चलाया। धीरू भाई अंबानी 9th पास थे, है ना। उन्होंने भी अपना व्यवसाय, रिलायंस ग्रुप की जो उन्होंने स्थापना की, तो उनके पास में भी कौन सी डिग्री थी, वो सिर्फ 9th पास थे, है ना। फिर भी उन्होंने क्या किया, अपना बड़ा सा व्यवसाय स्थापित किया, उस व्यवसाय को उन्होंने चलाया। तो उसके लिए किसी प्रकार की क्या हुई, उन्हें डिग्री की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अपना अध्यापक बनना है तो उसके लिए अध्यापन का पैसा अपनाना है तो उसे B.Ed करनी होगी। कानून का जो पैसा अपनाना चाहता है तो उसे कानून की उपाधि होनी चाहिए उसके पास में। कोई डॉक्टर का व्यवसाय करना चाहता है, यानी कि पैसा करना चाहता है, तो उसके पास में किसकी होनी चाहिए, MBBS की उसके पास में डिग्री होनी चाहिए। तो किंतु प्रबंध बनने के लिए, प्रबंधक बनने के लिए इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती है। तो इस आधार पर अपन किसी भी प्रबंध के अंतर्गत पैसा नहीं माना जा सकता। प्रबंध को अपन पैसा नहीं मान सकते, क्योंकि डिग्री की आवश्यकता नहीं है। इसके अंतर्गत शिक्षा की शर्त नहीं लागू की जा सकती। जब शिक्षा की शर्त लागू नहीं की जा सकती है तो इसको अपन क्या मानेंगे, पैसा नहीं मानेंगे। ठीक है ना। तीसरा अपना है बिंदु, पेशागत परिषद। पैसे की तीसरी विशेषता के रूप में इसके लिए प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है ना। ग्रुप होना चाहिए जो उस पर आचार संहिता लागू करे, प्रवेश पर नियंत्रण करे, पैसे के विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता तैयार करे और उसे प्रमाण पत्र जारी करें। यानी वापस समझ लीजिए कि पेशागत परिषद के अंतर्गत हमें निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। सबसे पहले हो गया प्रवेश को नियंत्रित करना, दूसरा पेशा प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी करना, और तीसरा पेशे के विभिन्न क्रियाओं को मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता तैयार करना। ये 3 चीजें। तो प्रवेश यानी कि कानून की पढ़ाई करते हैं और अध्यापन की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर की नाम देकर नीट, डॉक्टर की पढ़ाई करने वालों को नीट का एग्जाम देना पड़ता है, और उसके अंतर्गत जो सेलेक्टेड लोग होते हैं, है ना, 600 है या 1000 है, उन्हीं को ही प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद में शेष को प्रवेश से क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। किंतु प्रबंधन में तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय कर सकता है, और उसे फिर आपने MBBS डिग्री कर ली या अध्यापन के पैसे अपनाने वाले B.Ed की डिग्री प्राप्त कर ली, यानी उसे एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है कि हाँ आप अब अध्यापन का कार्य कर सकते हैं, आप अब कानून की वकालत कर सकते हैं, अब आप डॉक्टरी कर सकते हैं, लोगों की चिकित्सा आप कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और तीसरा, समय समय पर विभिन्न क्रियाओं द्वारा उन्हें मार्गदर्शित किया जाता है, उनके लिए आचार संहिता बनाई जाती है कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है, कौन कौन से नियमों को फॉलो करना है ना, अनुसरण जिनका करना है, ये बातें उसके अंतर्गत क्या की जाती है, तय की जाती है। तो पैसे के अंतर्गत यानी प्रबंध के अंतर्गत ये बातें नहीं होती है, प्रवेश का नियंत्रण नहीं है। जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यवसाय का, बिजनेस का क्या करोगे, मैनेज करोगे। उसके लिए किसी से आपको प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी और से अपन को मार्गदर्शन प्राप्त करने की और उसकी आचार संहिता तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु भारत में अन्य पैसों की तरह अब वर्तमान में क्या प्रतिनिधि संघ स्थापित हो रहे हैं। जैसे वकालत के पैसे के लिए बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, वकालत के पैसे के लिए आपको क्या, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। आपको बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। आपने टीवी में कई बार एक फिल्म आती है जोली LLB 2, जिसमें उसको 48 घंटे का ही समय देते हैं, है ना, बार काउंसलिंग के द्वारा। उसके बाद में उसका वकालत नामा क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा जोली का, है ना। तो वो उसके बाद हमने कहा ना कि मेरे पास 24 घंटे हैं, मेरे पास 12 घंटे, तब तक तो मैं क्या कर सकता हूँ, केस लड़ सकता हूं। आपने देखा होगा उसके अंदर एक सीन आता है उसी, यानी कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया क्या करती है, आचार संहिता लागू करती है उसके अंतर्गत। जो उसने फहीम भट्ट को क्या किया था, कश्मीर से भगाकर लेकर आ गया था, उसके बारे में। तो उसी प्रकार से चिकित्सक के पैसे के अंतर्गत मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया,
यहाँ से क्या करना पड़ता है, प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। वो प्रमाण पत्र लेने पर ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी चिकित्सकीय कार्य पद्धति को प्रारंभ कर सकते हैं। उसी प्रकार से लेखा शास्त्र के पेशे के अंतर्गत, है ना, जो सीए बनना चाहता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंतर्गत आप क्या करते हो, उसको लागू करते हो। इसी तरह के संघों की स्थापना प्रबंध के संबंध में भारत में भी स्थापित हो चुकी है और विदेशों में भी स्थापित हो चुकी है। भारत में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसको अपन AIMA का सदस्य होना क्या है, आवश्यक नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत में प्रबंध के संबंध में पैसे की यह विशेषता सही साबित नहीं होती है। तो AIMA का मतलब क्या हो गया, भारत में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इसको अपन जो जाना जाते हैं AIMA के नाम से जाना जा सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारत में प्रबंध के संदर्भ में पैसे की विशेषता सही साबित नहीं, क्योंकि अभी मैंने पहले उदाहरण दिया आपको कि धीरूभाई अंबानी रिलायंस की स्थापना की थी, तो उसके लिए उन्होंने कहीं से भी प्रबंध की डिग्री प्राप्त नहीं की थी, केवल 9th पास थे, और उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो इस आधार पर अपन प्रबंध को पैसे के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। फिर अपना अगला पॉइंट आता है नैतिक आचार संहिता। एक पैसे के सदस्य को निर्धारित जो आचार संहिता होती है उसे पालन करने के लिए क्या होते हैं, बाधित। जैसे डॉक्टरी, अभी कोरोना काल के अंतर्गत कहीं, अब जयपुर के एक देखा होगा अस्पताल के अंतर्गत छापा पड़ा था, वहाँ ऑक्सीजन के अंतर्गत क्या हो रही थी, सप्लाई बाधित हो रही थी, है ना, और बेड देने के लिए भी उनसे क्या लिए जा रहे थे, पैसे। तो उसके लिए उस अस्पताल पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, उन डॉक्टरों पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये आचार संहिता लागू की जाती है। इसके आधार पर ये अर्थ पेशेवरों के व्यवहार में, जो पेशेवर होते हैं, डॉक्टर क्या होते हैं, पेशेवर होते हैं, तो उनके व्यवहार में उनका मार्गदर्शन करने के लिए बनाए गए जो नियम होते हैं और जो अधिनियम होते हैं, उन नियमों और उन अधिनियमों का क्या करना होता है, पालन करना होता है। तो पहले से जो स्वीकृत पेशे, जैसे कानून हो गया, चिकित्सा हो गया, लेखा शास्त्र, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जैसे कि आपने देखा होगा अभी आदर्श कोऑपरेटिव बैंक, उसके अंतर्गत किस पर आचार संहिता लागू हुई, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भी क्या हुई, आचार संहिता उसको लागू करनी पड़ी कि उसने किस प्रकार से हिसाब किताब किया। तो आदि के लिए, इन सब के लिए, यानी कि वकील के लिए, चिकित्सक के लिए और अध्यापकों के लिए भी आचार संहिता लागू होती है। तो ये आचार संहिता उनके लिए निश्चित की गई, लेकिन प्रबंध के संबंध में इस तरह की कोई भी समान आचार संहिता निश्चित नहीं की गई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध पूर्ण रूप से एक पैसा नहीं है। फिर प्रबंध का अंतिम कार्य क्या आता है, सेवा का उद्देश्य। किस लिए किया जाता है प्रबंध, सेवा करने के लिए। तो एक पैसे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज सेवा होता है। उदाहरण मान लेते हैं, एक डॉक्टर अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसे में प्रवेश करता है, डॉक्टरी करता है, लोगों का इलाज करता है, तो ये उसका उद्देश्य क्या है, सेवा करना। लेकिन उसे उसके साथ साथ में क्या चलानी पड़नी, अपनी आजीविका चलानी। तो उसके लिए सुनिश्चित करना पड़ता है कि उसके रोगियों के साथ में क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। न्याय करना, रोगियों का सही इलाज करना, ये उसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। यद्यपि प्रबंध के संबंध में कोई आचार संहिता नहीं बनी हुई है, फिर भी प्रबंधकों के सामाजिक उत्तरदायित्व पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। जिस क्षेत्र के अंतर्गत आपका व्यवसाय है, तो वहां पर प्रदूषण न हो, ध्वनि प्रदूषण नहीं हो, वायु प्रदूषण नहीं हो, यह कौन देखेगा, तो वहां का जो प्रबंधक है, जो मैनेजमेंट है, वह इस कार्य को देखेगा। यह उसका एक सामाजिक उत्तरदायित्व, वहां के लोकल लोगों को उनको रोजगार देना, यह उनका उत्तरदायित्व बनता है। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, यह उनका उत्तरदायित्व बनता है। तो इस उत्तरदायित्व पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से प्रबंध को पैसे के रूप में स्वीकार करने से अधिक संकोच हमें नहीं करना चाहिए। इन विशेषताओं के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रबंध पैसे की कुछ विशेषताओं को तो पूरा करता है, तथा कुछ अन्य विशेषताओं का इसमें अभी तक भी विकास नहीं हुआ है। इस प्रकार भारत में अभी प्रबंध का पैसे के रूप में विकास जो है वह शैशव अवस्था में, वह शिशु अवस्था के अंतर्गत चल रहा है। क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पर जो प्रबंधक है, वह दुकान का जो मालिक है, व्यवसाय का जो मालिक है, वही अपना मैनेजमेंट संभालता है। रिलायंस ग्रुप का उदाहरण देते हैं, मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी के दोनों बेटे ही क्या कर रहे हैं, CEO बने हुए हैं।
उनके पास ही सबसे अधिक मात्रा में शेयर है। आकाश अंबानी के पास में, नीता अंबानी के पास में, मुकेश अंबानी के पास में शेयर है। दूसरे और भी अपन ले लेंगे, आदित्य बिरला ग्रुप के अंतर्गत ले लेते हैं, तो जो घराने हैं, व्यवसायिक जो घराने, उन्हीं घराने के लोगों के पास में एक कार्य है और वही उसका क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो धीमी गति से जो मैनेजमेंट हो भी रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है। तो प्रबंध के पैसे के रूप में जो विकास की गति है वह धीमी गति, इसके मुख्य कारण अधिकतर औद्योगिक जो उपक्रमों का संचालन हो रहा है वह कुछ प्रमुख औद्योगिक घरानों के कारण ही हो रहा है, जिससे पेशेवर प्रबंधकों का विकास अधिक गतिशील होता है। परंतु फिर भी धीरे धीरे पेशेवर प्रबंधकों की क्या हो रही है, मांग बढ़ रही है। तो भारत के अंदर भी 6 स्थानों पर क्या है, MBA खुले हुए हैं। प्रमुख संस्थान है जिसके अंतर्गत अहमदाबाद सबसे पहले आता है, बेंगलुरु है, कलकत्ता है, दिल्ली है, चेन्नई है, इस प्रकार से। अतः हम सारांश के रूप में कह सकते हैं कि भारत में प्रबंध का पेशे के रूप में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। जैसे जैसे विकास में तेजी आएगी वैसे वैसे प्रबंध को पेशे के रूप में क्या मिलती जाएगी, स्वीकृति मिलती जाएगी, पैसे को अपनाया जाएगा। ठीक है ना। अब आपको ये पैसे के रूप में किसी भी प्रबंध में पैसा किस प्रकार से कार्य करता है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब अपन को कुछ प्रश्न आपको करने हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रबंध चिकित्सा तथा कानूनी पैसे की तरह एक पैसा है, क्या आप इस कथन से सहमत है? तो अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। दूसरा, प्रबंध की पैसे के रूप में आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तीसरा, एक पैसे के रूप में प्रबंध की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। चौथा, भारत में किन्हीं 2 प्रमुख प्रबंध संस्थाओं के नाम बताइए। धन्यवाद।